नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में इस बार बहुत ज़बरदस्त दिवाली मनाई गई। पूरा बाज़ार बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजावट की गई बाज़ार की, और उसकी जो भव्यता थी बाज़ार की वो देखते ही बनती थी। कितना खूबसूरत नज़ारा। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक तो प्राकृतिक तौर पर ही बहुत ही खूबसूरत है, उसके बाद जो साज सज्जा की गई वे पूरी उसका वीडियो जो है वो ज़बरदस्त वायरल हुआ उसकी सजावट का देखकर। और चारों तरफ इस बात पर ज़बरदस्त आश्चर्य हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों, दरअसल ये जो मुद्दा है ये केवल सजावट का नहीं है। सजावट तो देश के बहुत सारे हिस्सों में हुई है और विश्व के कई देशों में दिवाली मनाई गई है। ऑफिशियली भी कई देशों की सरकार ने मनाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ऐसा लगातार तब हुआ है जब धारा 370 हटाई गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 370 की। दरअसल 370 को हटाने के मामले को लेकर पूरे देश में जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से विपक्षी दलों की यदि मैं बात करूं, तो जब ये धारा 370 हटाई गई थी तब उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शोर शराबा मचाया था और ये कहा था कि इससे तो जो है देश के मुसलमानों का बड़ा भारी नुकसान होगा और उनके अधिकारों का हनन किया गया है। ये पूरी तरह असंवैधानिक का कृत्य केंद्र की भाजपा सरकार ने किया है और ये मुसलमानों पर उनको हक नहीं दिए जा रहे, उन पर मानव अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। ये तमाम राजनीतिक दलों ने, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़बरदस्त मुद्दा बनाया और इस पर ज़बरदस्त केंद्र सरकार की आलोचना की और इस मुद्दे को लेकर यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया। और इन्हीं मतलब ये विपक्षी दल हैं, इन्हीं के जो चाहते लोग हैं और जो इनके समर्थक हैं, वो लोग इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट को ले गए। और यहाँ तक कि विपक्षी दलों ने, खास तौर से मैं कांग्रेस की बात करूँ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी है, और दूसरी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, इनकी यदि मैं बात करूँ तो इन पार्टियों ने ये कहा कि यदि केंद्र में वापस सत्ता में आते हैं तो हम जो है वो धारा 370 जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 370 है उसको हम वापस लागू करेंगे। आप ये देखिए कि मतलब राजनीति किस हद तक की जाती है। ये विपक्षी दलों ने ये बात साबित किया है। जम्मू कश्मीर में जो विकास, जो डेवलपमेंट, यही दल वहाँ मौजूद थे। क्षेत्रीय पार्टियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी मौजूद थी, और जो दूसरे जो आतंकवाद समर्थक जो नेता रहे हैं खुले तौर पर, उनकी पार्टियां रीजनल वहाँ पर मौजूद रही हैं। लेकिन डेवलपमेंट पिछले, आप ये देखिए, आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर में जो पिछले 3 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट पिछले 50-60 सालों में भी जम्मू कश्मीर में नहीं हो पाया। सीधी सी बात है कि देश में जो विपक्षी पार्टियां रही हैं और अभी भी जो मौजूद हैं, खासतौर से कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टियां हैं, मैंने जैसे नाम गिनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और दूसरी पार्टियां हैं, इनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम ये रहा है कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वोट बैंक जो हैं वो कैसे कन्वर्ट हुए जाएं। ये एक अलग मुद्दा है कि चूंकि अब मुसलमानों के वोट बैंक के कई दावेदार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी दावेदार है, बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, दक्षिण भारत की अलग पार्टियां हैं। वो अपने अपने हिसाब से तुष्टीकरण की नीतियां इस्तेमाल करते हुए और किसी भी तरह से मुसलमानों के जो वोट बैंक हैं उनको ये समझते हैं कि ये वोट बैंक है, ये अनपढ़ गंवार लोग हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आता, इनको नहीं पता चल रहा कि देश में कहाँ क्या चल रहा है, डेवलपमेंट कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, भ्रष्टाचार किसके शासन में ज़्यादा हुआ है, किसके शासन में कम है, आधारभूत सुविधाएं, जन सुविधाएं किसके शासन में कब ज़्यादा मिल रही थी और कब ज़्यादा नहीं मिल रही हैं। ये समझते हैं कि ये बेवकूफ़ हैं, इनके समझ में कुछ भी नहीं आता और इनको हम जैसे भी कहेंगे कि किसी भी धर्म के नाम पर या इनके साथ कोई भी एक छोटा सा भी मामला हो जाए तो उसको तिल का ताड़ बनाकर इस तरह पेश करेंगे कि मान लो कोई तूफान आ गया हो, कोई कहर टूट पड़ा हो और पूरे देश के मुसलमान मानो खतरे में पड़ गए हों, है ना, उनके जान माल असबाब सब खतरे में पड़ गया हो। ये इस तरह की शुरू से ही विपक्षी दलों की आज़ादी के बाद से आप देखिए ये राजनीति विपक्षी दलों की शुरू से चली आई है। जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो भाजपा की सरकार ने घोषित तौर पर यह कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर भारत का ही एक अभिन्न अंग है, जो भारत का हिस्सा है, और वहाँ पर कोई अलग कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हो क्या रहा है कि वो देश में रहकर भी एक ही संविधान, एक छत के नीचे दो दो कानून नहीं चल सकते। और इसके अलावा इस कानून की बाधा के कारण वहाँ जो तमाम चीज़ों के जो आदान प्रदान है, जो कल्चर का आदान प्रदान है,
जो जो रोजगार के अवसर हैं, जो डेवलपमेंट के अवसर हैं, और जो शांति की जो प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक आतंकी कार्रवाई लगातार जारी रही है और अभी भी छुटपुट कार्रवाई वहाँ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित की जाती रही है। हालांकि जब से केंद्र सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से, और धारा 370 जब से हटाई है उसके बाद से अब रिकॉर्ड गिरावट आई है और वहाँ पर विदेशी टूरिस्टों की संख्या इस बार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निजी कंपनियाँ, वहाँ पर यूएई की कंपनी, सऊदी अरब की कंपनी और एपर वहाँ बड़ा स्टोर खोलने जा रहा है। और अभी केंद्र सरकार ने वहाँ ज़बरदस्त डेवलपमेंट कराया है श्रीनगर में। और श्रीनगर का जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए इस बात का एक प्रमाण है कि कैसे सरकार, जो राजनीतिक दल हैं, किस तरह से राजनीति करते हैं और किस तरह से डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो अभी तक वहाँ पर नहीं हो पाया। और यही वजह रही कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो देश से खुद को कटा हुआ महसूस करते रहे इतने सालों तक। अब जब डेवलपमेंट हुआ है तो उनकी भी आंख खुली हुई है, उनको लग रहा है कि यार ये हमारे साथ जो हुआ, उनको पहले तो चूंकि इन्होंने बरगलाया था राजनीतिक दलों ने कि वहाँ पर ये तो केंद्र सरकार ऐसे कर देगी और ये तो भारी अत्याचार करेगी और ये तो इनको जेलों में बंद कर देगी, इनकी नमाज पढ़ाना बंद कर देगी, मस्जिदें हटा देगी, ऐसे ऐसे कुप्रचार, ऐसे दुष्प्रचार सोशल मीडिया पे आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे कुप्रचार और दुष्प्रचार वहाँ के जो कथित जो धार्मिक लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं और यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं कांग्रेस टाइप, इन्होंने भी कोई कोर कसर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर बाकी नहीं रखी। हुआ ये कि क्योंकि इन्होंने जब ये मुद्दा उठाया तो पाकिस्तान के भी हाथ में ये मौका लग गया। देखिए, जब आपके घर में ही फूट पड़ी हो किसी मुद्दे को लेकर तो निश्चित तौर पर पड़ोसी को उसमें दखल करने का मौका और अपनी नेतागिरी करने का मौका, जजमेंट देने का मौका, प्रतिक्रिया जाहिर करने का मौका निश्चित तौर पर उसमें मिलेगा। तो यही विपक्षी दलों ने किया कि जब धारा 370 को हटाया तो इन्होंने शोर शराबा मचाया कि ये तो भारी अत्याचार हो गया, ये तो अन्याय है, ये तो मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तो पाकिस्तान को बोलने का मौका मिल गया। पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास किया। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान हर बार अपनी मुंह की मात खाता है और मुंह के उल्टे बल पड़ा हुआ है। अभी जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया पिछले दिनों में, जब वो बैठक बुलाई गई थी हमास और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर, तो जो इजराइल युद्ध चल रहा है उसको लेकर वहाँ उठाया तो वहाँ किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने गौर ही नहीं किया, किसी ने परवाही नहीं करी। और भारत ने बहुत बुरी तरह से लताड़ पिलाई संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि जिस भी मंच से जाता है वहाँ जम्मू कश्मीर का नाम लिए बगैर नहीं रहता और ये इसका रटा रटाया मामला है, ये लकीर का फ़कीर बना हुआ है। तो ये मुद्दा रहा। तो ये चीज़ें बताती हैं कि अब जो है देश कहाँ जा रहा है। जम्मू कश्मीर चूंकि एक अभिन्न अंग है भारत का, अब वो क्या हो गया कि अपने पैरों पे खड़ा होने लग गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये जो है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है और वो खुद अब दौड़ने की स्थिति में लगभग आ रहा है कि वो देश के जो तमाम हिस्से हैं और जो डेवलपमेंट के जो तमाम कारक हैं, जो डेवलपमेंट के जो तमाम तौर तरीके हैं, उनके मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर अब शामिल होने जा रहा है। क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पर तमाम अभी गवर्नमेंट, वहाँ पर केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में एम्स बनाने जा रही है। ये कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है। बताया ये जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कई हजार करोड़ का कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा इसमें करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा एम्स बनने से। इससे पहले आप देखिए कि ये सोच, ऐसी जो सोच है, मैं पहले तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का पैरोकार नहीं हूं। समय आने पर उनकी जो कमियां होंगी, उनकी जो नीतियों की कमियां होंगी, उनके जो तौर तरीके होंगे, उनके बारे में भी जरूर सवाल उठाऊंगा, विश्लेषण करूंगा। लेकिन जो आपको सामने नजर आ रहा है क्लियर कट, जिसमें बहस की कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश ही नहीं हो, सबके सामने क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पारदर्शी है एकदम कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ जो आतंकवाद का ग्राफ एकदम नीचे आ गया है। मैं इससे पहले नहीं पलटना चाहता कि जब से केंद्र सरकार सत्ता में आई है, भाजपा सरकार आई है, उसके बाद से देश में लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। आप बताइए, मतलब ये सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 10 सालों में देश में कहीं बम की फोड़ने की घटनाएं हुई? नहीं हुई ना। क्यों? उससे पहले लगातार जब केंद्र में कोalition गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, दूसरे दलों की गवर्नमेंट थी, विपक्षी दलों की, लगातार देश से बम फोड़ने की घटनाएं आती थी, आतंकवाद की घटनाएं आती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इतनी जबरदस्त सख्ती करी इस मामले को लेकर कि अब ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह से लगाम लग गई है, अंकुश लग गया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आकर देश में ऐसी कोई कार्रवाई कर सके जो भारत विरोधी हो, और इस तरह की कार्रवाई। और एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल से वहाँ सीमा पर जम्मू कश्मीर में एलओसी पर फायरिंग पर रोक लगा रखी है, ये पाकिस्तान की सहमति से हुआ है। और ये क्यों हुआ है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ।
वह यह कि लगातार पाकिस्तान प्रोवोक करने की हरकत करता रहता है, उकसाने की कार्रवाई पाकिस्तान हमेशा, तीनों जो युद्ध किए वो पाकिस्तान ने आके किए। 1948 में जो युद्ध किया, 1965 में किया, 1971 में किया, ये सारी पाकिस्तान ने। भारत ने कभी भी कोई किसी पड़ोसी देश से युद्ध की स्थिति, तनाव की स्थिति कभी मोल नहीं ली। हमेशा शांति समझौतों से ही समस्याओं को भारत ने सुलझाने का प्रयास किया हो, चाहे वो चीन हो। इसका उदाहरण अभी बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत ने अपने बाउंड्री के जो विवाद हैं, जो सीमा विवाद है, वो निपटा लिए हैं। और भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। जो हिस्सा जो जोग्राफिक तौर पर या जैसे भी उनका सीमांकन किया गया, कल्चर के तौर पर जो हिस्सा थोड़ा बहुत बांग्लादेश का बनता था, भारत ने विधिवत तौर पे उनको दिया है। भारत कभी भी बेईमानी, चोरी के मामले नहीं करता। अब अपने सिद्धांतों और उसूलों से भारत की नीति ये रही है कि भारत कभी पड़ोसी देशों को दबाता नहीं है, बल्कि उनको प्रमोट करता है। उनको हर तरह से, आप देखिए श्रीलंका का उदाहरण भारत के सामने है कि श्रीलंका कंगाल हो गया था क्योंकि उसने चाइना से वो इतना कर्जा ले लिया था, उसको डेवलपमेंट में अपने कई शहर दे दिए, पोर्ट दे दिए थे, और वो पूरी तरह तबाह हो गया था। भारत ने मदद करी और उसको वापस अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। आज श्रीलंका की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इवन अफगानिस्तान से भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और अफगानिस्तान को भी हमने, जब अफगानिस्तान से अमेरिका सरकार चली गई थी तो भारत से काफ़ी आर्थिक मदद और दूसरी तरह की जो मदद वो भेजी गई थी। तो भारत का ये दृष्टिकोण रहा है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, हमारे पड़ोसी खुश हैं तो हम भी खुश हैं। लेकिन एक पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा जो है वो केवल दुश्मनी ही उसके दिलो दिमाग में बसती है, कोई दूसरा ख्याल वहाँ नहीं आता है। और वहाँ जो राजनीति चलती है वो केवल कश्मीर के नाम पर चलती है, भारत के विरोध के नाम पर चलती है, भारत के नाम पर घृणा और जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं उनके बुनियाद पर ही आज ये मान ले पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। खैर, मैं बात कर रहा था जम्मू कश्मीर की। आप देखिए कि डेवलपमेंट का क्या है। जब से 2 साल से सीमा पर फायरिंग बंद हुई है, हालांकि अभी पिछले दिनों एक छुटपुट फायरिंग की घटना हो गई थी, तो बंद क्यों हुई है पहले तो मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। वह ये कि पाकिस्तान की बात समझ में नहीं आ रही थी, बार बार समझाने पर भी, कि हमारी तरफ से पहली बात तो हमने फायरिंग नहीं करी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ और यहाँ का बाशिंदा हूँ तो निश्चित तौर पर हमारी सेना और हमारी सरकार का मैं समर्थन करूँगा, लेकिन भारत कभी उकसाने वाली कार्रवाई कभी किसी के साथ नहीं करता। ये हमारे सिद्धांतों में, हमारे ब्लड में, हमारे खून में ये सब चीज़ शामिल है। तब ये जब फायरिंग बंद हुई, जब फायरिंग जो पाकिस्तान करता था उस समय, तो भारत जब वो नहीं माना किसी भी हालत में, तो भारत ने क्या किया, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। वो एक गोला फोड़ते थे तो भारत ने उनकी अपने यहाँ से ही वहाँ गोले फोड़ने की शुरू किया और उनके वहाँ हाहाकार मचा दिया। तब उनको लगा कि यार ये तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वो भारत से, तो आप जानते हैं कि भारत की सेना और ताकत कितनी ज़बरदस्त है पूरे विश्व में, तो पाकिस्तान तो उसके सामने क्या है, कुछ नहीं, बकरी का बच्चा टाइप है इस मामले में पाकिस्तान। तो भारत ने ज़बरदस्त अटैक, उसका प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर का परिणाम ये रहा कि पाकिस्तान घुटने पर आ गया और मजबूरी में उसने ये जो LOC पर जो फायरिंग की बात है ये उसने बंद करवा दी। सैद्धांतिक जो कमांडर स्तर पर, सेना के अधिकारियों के स्तर पर बात हुई और ये तय किया गया भाई आप फायरिंग नहीं करेंगे। तो वो फायरिंग, उस फायरिंग के बंद होने का परिणाम बता रहा हूँ मैं आपको। वो आपको इसका साक्ष्य भी मैं आपको इसमें दूंगा, वो आप साक्ष्य खुद अपनी आंखों से देखें इस वीडियो को। बंद होने का परिणाम ये है कि बंद होते ही वहाँ पर क्या हुआ कि जो सीमा के भारतीय जम्मू कश्मीर की सीमा से जो बसे हुए गाँव हैं, जो भारत के हिस्से में जो गांव है, वहां पर तेजी से डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ये मैं मजेदार बात बता रहा हूँ आपको। वहां पर जो खेती बंजर पड़ी थी, कई सालों से हो नहीं पा रही थी, वो जबरदस्त खेती की फसल हो गई। वहां पर वो किसानों के चेहरे वहां पर खिले हुए हैं क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है। निश्चित तौर पर किसी घर परिवार में यदि पैसा आता है तो वो समृद्धि उसकी बढ़ेगी। तो वहां पर वो जो खेती नहीं कर पा रहे थे और जो आतंक के साये में, डर के साये में जी रहे थे कि कभी भी बम पाकिस्तान की तरफ से आ सकता है, गोलीबारी हो सकती है, वो चैन की, सुकून की नींद अब सोते हैं और अच्छी वो मेहनत करते हैं, किसान लोग हैं वो, और वो उन्होंने अपना अच्छा डेवलपमेंट किया। अब मैं दूसरे तस्वीर का दूसरा पार्ट दिखाता हूं कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वहां पर वो आज भी बंजर पड़ा है। मजेदार बात ये देखिए आप, ये मैं आपको इस वीडियो में साबित, इसके सबूत दूंगा आपको इस वीडियो में बाकायदा। वो इलाका आज भी बंजर है, सूखा हुआ पड़ा है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पार्ट पर, पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर पार्ट पर जो भी पानी जाता है वो भारत से जाता है और भारत बाकायदा ईमानदारी से पूरा पानी भेजता है। यदि भारत को बेईमानी करनी होती तो उनका 6 महीने का यदि पानी रोक ले भारत, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जानते हैं कि किसी की कोई ताकत नहीं है, भारत आज इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन भारत ये सब हरकतें, घटिया चीज़ें नहीं करता जो पाकिस्तान शुरू से करता है। यहाँ से जो नदियाँ जाती हैं उनका पानी वहाँ जाता है बहते हुए, भारत ने उनको नहीं रोका। ना तो उन्होंने उन नदियों पर कभी बांध बनाए, ना उन्होंने कोई वहाँ पर नहर बनाई उस नदियों को लेकर, उनको पानी को रोकने का इंतजाम नहीं किया। तो हालात ये कि
एक तरफ जब फायरिंग बंद हो गई एलओसी पर, तो भारत की तरफ तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो गया। उन पर्टिकुलर ओवरऑल तो भारत ने, आप श्रीनगर का मैंने आपको उदाहरण देके बता ही दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां आप जम्मू कश्मीर आ रही हैं, लेकिन जब जो बिल्कुल एलओसी पे जो गांव बसे हैं उधर के और इधर के, तो हमारी तरफ के जो गांव हैं, भारत की तरफ के जो गांव हैं, वहाँ हरियाली छा गई चारों तरफ, किसानों को वहाँ पानी मिल रहा है, तो उन्होंने उसका उपयोग किया। और बाकायदा वहाँ जम्मू कश्मीर सरकार इंटरेस्टेड है किसानों के भले के लिए, वो बाकायदा मॉनिटर करती है कि भाई प्रॉपर पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इनको जो खाद में जो मिल रही है कि नहीं मिल रही, और जो तमाम तरह की सब्सिडी जो किसानों को देश भर में मुहैया है कराई जा रही हैं, वो उन तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल है, वहाँ के पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो त्राई त्राई कर रहे हैं, उनको भी वही आटा 150 पौने 200 रुपये किलो में मिल रहा है जो पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है। जो बेरोजगारी पूरे पाकिस्तान में, वही जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारे साथ बहुत भारी अत्याचार किया गया है, हमारे साथ बहुत भारी अन्याय किया गया है, हमको धोखे में रखा गया है। पहले जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तानों को, उड़वाई वाले को जम्मू कश्मीर, उनकी जो आइडेंटिटी थी, उसका जो आई कार्ड था उसमें कश्मीर लिखा रहता था। अब वो कश्मीर हटाकर पाकिस्तान लिख दिया गया है, मतलब उनकी आइडेंटिटी खत्म कर दी। जबकि हमने ऐसा प्रयास नहीं किया, हमने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी बनाई रखी है, उनका कल्चर, उनकी तमाम चीज़ें, उनके रिलीजन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उनकी सांस्कृतिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं किया, उनकी ऐतिहासिक चीज़ों में, विरासत में कभी केंद्र, बल्कि उनमें पैसे दिए हैं ताकि इनको और प्रमोट कर सके। केंद्र सरकार कल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है ताकि वहाँ की कल्चर एक्टिविटीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच सकें, पर्यटक उसको देखें। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है वो बहुत ही शानदार कल्चर है। वहाँ की फोक डांस हैं और जो तमाम चीज़ें हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, वहाँ का जो बोलते हैं ना उसको, हस्तकरघा उद्योग जो है, वो मीनाकारी और तमाम चीज़ें वहाँ होती हैं। आप जानते हैं कारपेट बनते हैं वहाँ से, लद्दाख से और जम्मू कश्मीर से। वो तो गवर्नमेंट ने अपनी योजनाओं में सब्सिडी देके उनको प्रमोट किया है। उधर पाकिस्तान में आप हालत देखिए, उनका रोना नहीं खत्म हो रहा है। और ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, ये हालत बताते हैं कि आज जम्मू कश्मीर दो जगह है, वो पाकिस्तान वाला और एक भारत वाला, तो दोनों में कितना बुनियादी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। यही मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूँ और साबित करना चाह रहा हूँ। मैं दोस्तों आपको अंत में कुछ क्लिपिंग्स दिखाऊंगा इस वीडियो की, कि कैसे भारत में जो श्रीनगर है उसको, उसकी जो डेवलपमेंट देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। पाकिस्तान के लोगों ने जब वो डेवलपमेंट के वीडियोस देखे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ के विपक्षी दल तो आप जानते ही हैं, आपको, उनको तो वो केवल मुसलमान वोट बैंक नजर आते हैं, इसके अलावा उनको कोई लेन देना नहीं है। वो तो उनको मौका मिलना चाहिए, उनका कितना ही नुकसान हो। इन्होंने भारत के मुसलमानों का जितना नुकसान किया है विपक्षी पार्टियों ने, ये देश में कभी नहीं हुआ। ये मुसलमानों को सोचना चाहिए इस बात को कि आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, उनको समान अधिकार मिले हुए हैं, उनके अधिकार में रत्ती भर जो आम संविधान के तहत आम आदमी को अधिकार हकूक प्राप्त हैं, वो सब उनको ही प्राप्त हैं। तो आप इस वीडियो में देखिए कि वहाँ की जो आवाम है कैसे त्राई त्राई कर रही है, और किस तरह जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट है उसको देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये जम्मू कश्मीर है। कोई उसको, जब उनको वीडियो वो दिखाए गए, पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने जब डेवलपमेंट की वीडियो दिखाए तो उन्होंने कहा कि कोई कह रहा है ये यूरोप का है, कोई कह रहा है ये सऊदी अरब का सीन है, और श्रीनगर का जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई कह रहा है ये अमेरिका का है। किसी ने ये उम्मीद ही नहीं करी कि श्रीनगर इतना ज़बरदस्त डेवलप हो सकता है, इतना खूबसूरत उसको दिवाली पे सजाया जा सकता है, इतनी ज़बरदस्त भव्य डेकोरेशन उसमें की गई है। ये आश्चर्य की बात थी उन लोगों के लिए। तो उनको जब ये बताया गया कि ये श्रीनगर है, तो वो अपनी सरकार को कोसने लगे, पाकिस्तान को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसमें तो पानी नहीं है पीने को, उसमें रोटी नहीं है खाने को। जहाँ 150-200 रुपये किलो आटा है, टमाटर के भाव और प्याज के भाव 200 रुपये किलो होंगे, डीजल पेट्रोल की रेट जहाँ 300 रुपये लीटर जा चुकी है, तो आम आदमी क्या डेवलपमेंट करेगा। और फिर इसके अलावा वो वहाँ जो उन्हीं के यहाँ से बिजली बनती है, जो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ से ही बिजली बन के प्राइवेट कंपनी को दी जाती है, और वो कंपनी मनमाने दाम ले रही है। मतलब उन्हीं के संसाधनों का यूज करके उन्हीं को सैकड़ों गुना महंगे दामों में वो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये पाकिस्तान की निज़ाम और पाकिस्तान का जो अवाम है, ये उसकी हालत हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ एक अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं, और आप इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें, और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। आप वो क्लिपिंग्स देखें जिन्होंने पूरी पाकिस्तान के अवाम को झंझोड़ के रख दिया है, उनको अंदर से हिला दिया है उन्होंने, ये सब देखकर कि जम्मू कश्मीर जिसका राग अलापता रहा है पाकिस्तान, 3 युद्ध लड़ी है पाकिस्तान ने, वो जम्मू कश्मीर, उनका क्या हाल है और हमारे जम्मू कश्मीर का क्या हाल है। तो आप देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।
ये चेक करो, नाइट व्यू यहाँ है, मैं से ये लाल दिन का व्यू चौक, नहीं दिखा भाई रहा। हर ये कोई लाल चौक लिखा हुआ है, ये फोटोग्राफी देखे जरा। मेरा मन यहाँ पर फोटोग्राफी ये ऊपर अकेले 370 कहाँ के पे आर्टिकल से पहले बहुत ये चेक हालात करो खराब भाई, होते बहुत ही थे, खतरनाक लेकिन चीज़ है। अभी यहाँ चेक पे करें भी वहाँ कुछ काम पर चल रहा है, I बिलीव नहीं think कर सकता कि ये फाउंटेन श्रीनगर लगाने का होता है। मुझे नहीं लगता। सोच रहे हैं यहाँ पे I don't- मेन कसम क्लॉक कॉफी रीडिंग कर टावर, लेंगे। और रात में लग ये नहीं कुछ रहा ऐसा मुझे दिख भाई, रहा ये है। तो बिल्कुल समर लॉर्ड लाइटिंग लग देखो रहा भाई है। कितनी ब्यूटीफुल है, No, मतलब फ्लोर्स के बीच में इसी को लाइटिंग तो दी हुई है। आर्किटेक्चर और बोलते ये हैं, चेक करो इसी को तो कितना ही तब्दीली बोलते हैं, beautiful चेंज लग रहा है करना भाई, बोलते हैं। बहुत ही बिल्कुल ज्यादा तब्दीली beautiful। तो हो तो आधी नजर तो दुनिया आ ही यहीं नहीं पे है फोटो ना। खींच रही हमारे है, इधर तो इसके लाहौर के अंदर पीछे- आप नहीं अंदाजा। क्योंकि भाई बहुत ही मेमोरेबल टावर है ये, जैसे आप सबको पता है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत है, और दिन में मैं आया था तब कम थी, पर अभी बहुत ज़्यादा है। वो देखो चेकिंग वेकिंग चल रही है, सामने देख रहे हो आप, कॉल भी होगी। यहाँ पे भी देख रहे हो CRPF है। मैं ये बोल रहा हूँ जब भी स्नोफॉल होगी तब तो भाई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, स्पेशली स्नोफॉल के टाइम पे। डेली बैठे हुए हैं यहाँ पे, बाहर ये देखे सर को दुपट्टे भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को ऐसा डेवलप कर दिया उन्होंने, अब कश्मीर में रखवाई। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल कश्मीर में है, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज कश्मीर में बनाई इन्होंने, अच्छा रेलवे निज़ाम कश्मीर में बना दिया इन्होंने, हर चीज़ तो वहाँ पर दे दी भाई। तो हमने जस्ट ये जंगला बस बना दी है और हम खुश हो रहे हैं। तो बताएं, अंदाजा लगाएं, डेवलपमेंट का अंदाजा लगाएं। वहाँ पर आटा जो अवाम को मिल रहा है वो 30 रुपए केजी, और यहाँ पर 200 यार, रुपए मैं आपको केजी। एक मजे की बात बताता हूँ। लास्ट 2 मंथ पहले ना मेरा एक दोस्त है इंडिया में रहता जी। है। मैं पहले ओमान में होता था, तो उसके साथ मेरी बातचीत होती रहती है। जी। तो मैंने उससे पूछा कि यार हालचाल के लिए, उसने फ़ोन किया तो मैंने पूछा, उसने बोला कि मैंने ना AC लगवा लिया। कहता हवेली में भी लगवा लिया है, घर भी लगवा लिया। मैंने कहा यार तुम कैसे अफोर्ड करोगे, उधर वो चलाता है बूम लोड, अच्छा, जिस तरह क्रेन, छोटी क्रेन होती है ना, वो चलाता है वो। तो कहता है इंडियन दोस्त। हाँ जी, इंडियन दोस्त। कहता है कि मैंने कहा कैसे अफोर्ड करोगे, कहता है अफोर्ड क्या करना है, 600 यूनिट तक बिजली फ्री है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, और मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। कहता है 1 साल हो गया है, 600 यूनिट से कम में हमें कोई बिल नहीं आता, फ्री है। और मैं सोच रहा था 1 अरब से ज़्यादा और बात लगी थे यार। यार, मैं तो कह रहा हूँ कि हमसे तो बहुत ज़्यादा वो आगे निकल के हुए हैं। और वो जो फ्री दे रहे हैं सबको, हमारे इधर नॉर्मल जो बिजली है वो ऑलमोस्ट 400 यूनिट से कम ही है सब लोग, और वो 600 तक दे रहे हैं, 200 यूनिट का फिर गैप दे रहे हैं। तो यार मैं तो उस दिन से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी फिर। यार बिल्कुल 100% आएगा। अब तो लोग यहाँ से भी बाहर भाग रहे हैं। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही बिजली महंगी होने की वजह से। आप बताएं, जो 400 यूनिट एक यहाँ पर नॉर्मल इंसान यूज करे बिजली, तो उसको 1,00,000-1.5 लाख रुपए बिल आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है जी। अब तो बिल इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी हुई है कि एक बिल देते हैं, नेक्स्ट जो आता है वो उससे मज़ीद महंगा हो गया आता है। और एक यूनिट के ऊपर इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डाले। कैसे देखते हैं, कश्मीर के बारे में बात करेंगे। कश्मीर को जिस तरह से डेवलप कर लिया है, अब कश्मीरियों को हम कहेंगे कि भाई वो सारी फैसिलिटी छोड़कर 30 रुपए का आटा, 60 रुपए का घी किलो छोड़कर आप यहाँ पर 550 रुपए का केजी घी, और यहाँ पर जो 200 रुपए का केजी आप आटा खाने हमारे पास आओ, हमारे हालात में आएंगे वो? नहीं भाई, वो नहीं है कि मैं तो ये कहूँगा हमें अब उधर जाना चाहिए जो हालात हो गए। अच्छा, हमें इंडिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ये समझ ले, हमारे ऊपर भी ये जो लगे हुए हैं, ये कौन से अच्छे मुनाफिक लोग हैं। मिलिट्री क्या कर रही है हमारे लिए, क्या किया उसने? स्टार्ट हो गया जी बिल्कुल। मैं भाई खुद मिलिट्री के अंदर था पहले, मैं भी झूठ बोलूँ आपसे, एज अ 2nd लेफ्टिनेंट मैं जॉब करता रहा हूँ, मैंने छोड़ दी हुई। सर कश्मीर को कभी भी हम फ़लस्तीन से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, वो ख़ुद अपने फ़ैसले करने जानती है। कश्मीर के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कुछ कर सकता होता तो पिछले 75 सालों से कर चुका होता। सही है। ठीक है, ये एक हमारे लिए बस ट्रेडमार्क बना पड़ा है। हमने अपना कश्मीर के नाम पे फंड्स लेने, कश्मीर के नाम पे नारे लगवाने, हम इससे ज़्यादा कश्मीर के लिए कुछ ही नहीं कर सकते। सारे कश्मीरी इलेक्शन आएंगे, सारे कश्मीरी भाइयों को दिल से एक्सक्यूज़ करता हूँ, हमें आपसे मोहब्बत भी बड़ी है, लेकिन हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके नाम पे हमें फंडिंग आनी है, उसी के ऊपर हमने आर्मी को सपोर्ट करना है और खाना पीना। अगर वो कश्मीर का रिजॉल्व हो जाए तो हमारी आर्मी के पास पीछे इशू क्या बचेगा जो जंग के लिए कोई यूज़ करें या इररिलेवेंट मतलब वो चीज़ हो जाएगी कि जाहिर बात है। मेरे जो ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ एक ऐसा कश्मीर ही इशू है जिसकी वजह से हम डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि भाई वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बजट बढ़ा देते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। नाज़रीन, कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें जो हैं वो अक्सर गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाता है, इंडिया का मीडिया कुछ और दिखाता है, कश्मीरी जो है वो कुछ और कहते हैं। तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा कर वापस आए हैं।
अनम शेख और मुजम्मिल कुरैशी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कश्मीर का टूर कैसा रहा, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, लोगों ने अपने क्या ख्यालात, क्या एहसासात इनके साथ शेयर किए। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही कश्मीर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है, मार कंपनी, अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आज़ादी दे दो, आप हमें आज़ादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो, ये वाला हाल पाकिस्तान में है। और अगर जो मीडिया बताती है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में मिले, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के, आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते, तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आज़ादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं ऑन द वीडियो। मैं ये कुछ बना के बातें नहीं कर रहा, मेरी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखें जो मैंने कश्मीर विजिट किया। वहाँ पर लोगों के जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने खुलकर बात की, और जिन्होंने खुलकर बात की यकीनन हमारी गवर्नमेंट को वो बातें नहीं पसंद आई होगी। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए ना। मैंने ना LOC के पॉइंट पे ना, वहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया कि 2019 के ना उस पर ये LOC के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे, इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हुआ। अच्छा, पिछले दिनों कश्मीरियों ने एक बात की थी, जो खबर मैंने सुनी थी और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ID कार्ड पे पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप में से किसी ने इस पर कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आपको पता है कि हर एक इंसान, चाहे आपके घर के मेंबर हो, चाहे वो बाहर के कोई रहने वाला हो, वो चाहते हैं ज़िंदगी के फैसिलिटीज़, जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा इंसान की कोशिश होती है कि उसके साथ रहे। आपके फॉर एग्जांपल के आपके 2 चाचा हैं, एक गरीब एक अमीर है, और अमीर चाचा आपको ऑफर करके भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बड़ी फैसिलिटी दूंगा, 24 घंटे आप दूधों के नहाओगे, पौधों के फलोगे। तो पता नहीं इस तरह की मिसाल तो गलत होगी। खैर, आपका जो चाचा अमीर होगा, आप कोशिश करोगे कि उसके पास जाओ, गाड़ी आपको मिलेगी, नौकर चाकर आपके होंगे, काम इंसान चाहता ही है कि काम ना करे। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल इंडिया दे रहा है। आप बताएं कि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं। तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें ज़िंदगी की वो सारी फैसिलिटीज़ दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकाल कर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज़ यही रोना होता है, हर रोज़ वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हुकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो है वो गिलगित के पास है,
वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा अनम, आपने एलओसी की उस पार जम्मू कश्मीर में क्या क्या मनाजिर देखे, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जो और मैं लोग बताता थे, चलो आपको कश्मीर के रिलेटेड, यकीन करो जब हम वहाँ पे गए ना, वो तो निमरा हमारे साथ ही निमरा रोने लग पड़ी, निमरा की आंखों में आंसू आ गए थे। और ना ऐसा कोई निज़ाम है कुदरत का कि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि जब एलओसी हमने देखी ना, सामने एक ब्रिज था, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया था, और सामने लोग उसी तरह के चहल पहल और ज़्यादा डेवलपमेंट आप देखेंगी तो वहाँ पर टावर भी लगा हुआ 4G का 5G का, लगे हुए थे दो टावर लगे हुए, डेवलपमेंट वहीं से नजर आ जाती है हमें। और गाड़ियाँ इतनी वेल सेटल, और घर आप तामीर देखेंगी तो इतने प्यारे घर बने थे, हम हैरान रह गए 5 मिनट के लिए। बात हम जब खड़े थे वहाँ की मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत बात की। हाँ, तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी भी वो चीज़ें नहीं है जितना हमारा मीडिया कवर कर रहा है इस टाइम, लेकिन जो हमें बताया जाता है, क्योंकि हम वहाँ ऑन द स्पॉट खड़े होकर सुन रहे थे, वहाँ की अजान की आवाज़ आ रही थी और लोग नमाज के लिए जा भी रहे थे, और वहाँ पर गाड़ियाँ भी ऐसे ही चल रही थी, और इवन के बच्चे भी खेल रहे थे। अगर ऐसा हो तो बच्चे क्या खेले, घरों में रहे, जैसे कि यहाँ पर गोलाबारी घर के सहम के मायों ने घरों में बिठा के रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ के लोगों ने खुद भी बताया कि भाई जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि अंदर के जो कुछ एरियाज़ हैं उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, तो वो कुछ एरियाज़ के ऊपर जो है मतलब हालात ठीक नहीं है, अदरवाइज़ पूरे कश्मीर में हालात ठीक है। इवन के हमें साफ साफ मस्जिद नज़र आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नज़र आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नज़र आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर, उस एलओसी से आगे हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे, वो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं, मतलब फ़ोन के सिग्नल चले, एक तो इंटरनेट होता है, फ़ोन के भी सिग्नल। और इंडिया में वहाँ पे 5G आ चुका है, जब लॉन्च करने जा रहा है भाई 6G लॉन्च। ये डिफरेंस है ना, अभी देखे ना कि वहाँ के कश्मीरी अब हमारे पास रह के वो क्या किस चीज़ की फैसिलिटीज, अब नेट नहीं है। मैं क्या, नीलम वैली बहुत खूबसूरत है कश्मीर की, वहाँ के लोग पिट रहे थे, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें, आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है, जब उसका दिल करता, जब दिल करता तो बंद कर देती है। भी उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात बताई, और पहली दफा मुझे सुनने को मिला ऐसा कुछ होता है। जी, वो शायद आपने नाम सुना होगा, एस्कॉम की सिम है, उस तरह की सिम चलती है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चलती है और कश्मीर में चलती है। ये 2 एरियाज़ के अंदर आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो खुद से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई है। और जुल्म ये है इसके ऊपर कि इन सिम्स के अलावा आप किसी दूसरे नेटवर्क को ये अलाउ ही नहीं करते कि आप इन एरिया में आके अपनी सिम्स बनाओ। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अभी सारे सिमें सब चलती हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी सिम का चलता है जो आर्मी की सिम है, बाकी मोबाइल्स के नेट अलाउ ही नहीं करती आर्मी के वहाँ पर आके आप, मतलब कि सबसे एक्सपेंसिव नेटवर्क है। अगर पूरे आप पाकिस्तान के नेटवर्क सिस्टम को निकालेंगे, नेट को सर्च करेंगे तो सबसे एक्सपेंसिव ये एस्कॉम की सिम। मैंने बहुत से कश्मीरियों से सवाल किए हैं, अभी जो मुद्दा यहाँ पर इस टाइम मेरा है कि क्या गुजारा हो रहा है इस तरह की महंगाई के अंदर, इस तरह की सिचुएशन के अंदर, क्या सब्सिडी मिल रही है? मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर, गवर्नमेंट की जानब से क्या मिल रहा है यहाँ पे? हमें कुछ भी सब्सिडी कोई नहीं मिल रही है। पहले जो हमारा ये किस पे रोड बंद होया सजियस्त आज़ाद किस्में होता है ज़िला नीलम दा पहले 13 साल हमने क़यामत के दिन गुजारे हैं। ये फायरिंग नामक खोली हुई थी, वहाँ वो उनको लॉन्च करते थे आगे उनको मुजाहिदों को, तो हमारे रोड भी बंद, हमारी जानें भी खतरे में पड़ी हुई थी। हमने खुदा की कसम बाजी बर्फ़ों में, बारिशों में, यहाँ तक बर्फ़ आती रही, अपने बीमारों को कांधों के ऊपर उठाकर हम मुजफ्फराबाद लाए, लेकिन इतना मुश्किल का हमने वक्त गुजारा है जिसका अंदाज़े ही गल नहीं। 12 साल वो बेचारा आया जनरल ये अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब आया, इसने खुदा जाने क्या मायदा किया, रोड खोला तो हमने खुदा की कसम हमने सदके दिए हैं, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर हमने खुदा से माफ़ी मांगी है। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या पाकिस्तान ने सब कुछ दिया? नहीं है, मांसवाई खाने का एक ढंग बनाया हुआ है, कश्मीरी उधर मार रहे हैं, हम इधर मार रहे हैं, सिर्फ ये सिर्फ खाने का इन्होंने एक मजाक बना रखा है, सिर्फ खा रहे हैं कश्मीर का नाम लेकर। कश्मीर की आज़ादी नहीं हो रही है, ये हम गरीबों लोगों को मरवा रहे हैं। आप इतनी महंगाई है, अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ और हालात बिगड़ते हैं, हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच के हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए हैं, ये हुकूमत है, इसको क्या पता है इस हुकूमत को?
कुछ नहीं है इसको पता। मासवाया अपने यासी मेरे भाई ने जो कुछ कहा ठीक था। अंकल आपने भी बगैर अभी आपने बहुत बड़ी बात की, आप मोदी का आपने कहा नारा लगाएंगे। अंकल यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह माना जाएगा इस तरह की बात करना। अगर आप मुझे बताएं कि हम जम्मू कश्मीर में नज़र डालें, इतनी ज़्यादा तरक्की आज अगर वो आज़ाद नहीं भी है, मान लेते वो आज़ाद नहीं है, रोटी तो 2 टाइम की बहुत खुशी से खा रहे हैं या नहीं खा रहे इंडिया के अंदर? खा रहे हैं जी, वो खाते होंगे क्या पता, लेकिन हम तो तंग आ गए ना, हम तो मर रहे हैं। हम तो खुदा की कसम, हमें ना, अगर इस वक्त जितनी महंगाई है, अगर आटा हमें 500 रुपये में 1200 रुपये मिलता था, अब वो बोरी 3500 में 3000 में चली गई है। यार खाएंगे क्या हम भाईजान बाजी? आप लोगों ने जानी है, यहाँ पर एक मोहतरम मेरे साथ मौजूद थे। इससे पहले भी एक मैंने अंकल से बात किया, मतलब उन लोगों ने अपने जज्बात को इतना ज़्यादा काबू किया हुआ था। आज वो बोल ही उठे हैं कि यार हम लोगों के साथ किया क्या जा रहा है। 13 साल उन्होंने बताया कि हम लोगों ने क़यामत के दिन गुजारे हैं, क़यामत के दिन गुजारे हैं। और आज अगर हम देखें तो आज भी क्या रिलीफ मिल रहा है, मुतनाज़ इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें सब्सिडी नहीं दी जा रही, आटा नहीं दिया जा रहा, और उसके अलावा दीगर जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको भी पाकिस्तान के अंदर भेजा जा रहा है और उस पर भी हमसे टैक्स लिया जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुदरती गैस हो गई, वो भी यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। तो हम देख के रहे हैं कश्मीरियों को, हमारा मीडिया, हमारे हुक्मरान कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कैसे बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान?